नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं शक्तिशाली विषय में गोता लगा रहे हैं। हमारा अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे अंदर की शक्ति है, ये हमारी हकीकत को, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आकार देती है, कैसे बनाती है। और इसके लिए हमारे पास एक ख़ास सोर्स है जिसका टाइटल है द सबकॉन्शियस माइंड एज रियलिटीज़ आर्किटेक्ट। कोशिश रहेगी कि इससे जो ज़रूरी बातें हैं वो आप तक पहुँचाएं, समझें कि छिपा हुआ हिस्सा काम कैसे करता है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं और ये जानना कि ये पावरफुल हिस्सा कैसे काम करता है काफ़ी रोमांचक होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। सोर्स का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन लगभग 90 से 95%। 90 से 95? हाँ, 90-95% हमारे रोज के विचार, हमारी भावनाएं, हमारा बर्ताव, यहाँ तक कि हमारे फैसले सब कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल साइलेंटली, चुपचाप हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहा होता है पीछे से। 90 से 95%, ये आंकड़ा तो मतलब होश उड़ा देने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जितना सोचते हैं कि हम सचेत होकर जी रहे हैं, असल में उसका ज्यादातर हिस्सा तो ऑटो पायलट पर है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अवचेतन मन आखिर है क्या चीज। हमारे कॉन्शियस माइंड से, मतलब चेतन मन से ये अलग कैसे है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो चेतन मन वो है जिसके बारे में हम अवेयर हैं, अभी की हमारी सोच, हमारा लॉजिक, विश्लेषण, ये सब। लेकिन अवचेतन मन वो हमारी जागरूकता की सतह के नीचे काम करता है। सोर्स में एक अच्छा उदाहरण दिया है आइसबर्ग का, पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। हाँ, सुना है। उसका बस छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वो है चेतन मन। और जो विशाल हिस्सा नीचे छिपा है वो है अवचेतन मन। अच्छा। और यही छिपा हुआ बड़ा हिस्सा हमारी गहरी मान्यताओं, मतलब बिलीफ्स, हमारी पुरानी यादों, हमारी पक्की आदतों और हमारे इमोशनल पैटर्न्स का स्टोर हाउस है। चेतन मन लॉजिकल होता है, सवाल पूछता है, लेकिन अवचेतन मन वो इमोशनल है और ऑटोमेटिक है। वो तर्क नहीं करता, बस जो उसमें डाला गया है उसे मानता है और उसी हिसाब से काम करता है। तो ये एक तरह का क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। और सोर्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हमारी आंतरिक दुनिया, मतलब हमारे सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्रामिंग है, जो विश्वास है, भावनाएं हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है या रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना, इनर वर्ल्ड क्रिएट्स द आउटर वर्ल्ड। अच्छा। जो हम अंदर गहरे में मानते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो, पैसे के बारे में, रिश्तों के बारे में, वही विश्वास बाहर परिस्थितियों के रूप में, अवसरों के रूप में, लोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये एक तरह की लगातार चलने वाली मेंटल प्रोग्रामिंग है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ज्यादातर अनजाने में चलती है, हमें होश ही नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से गहरे विश्वास हमारी आज की हालत के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है कि अंदर सोचो और बाहर वैसा ही हो जाए। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सोर्स में कुछ बताया है इस बारे में, या ये बस एक फिलोसॉफिकल आइडिया है? नहीं, सोर्स इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें, जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं या किसी विश्वास को दोहराते हैं, तो हमारे ब्रेन में खास न्यूरल पाथवेज बनते हैं। अच्छा, नसों के रास्ते। हाँ बिल्कुल, वो रास्ते मजबूत होते जाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा ब्रेन विचारों के हिसाब से बदल सकता है, और ये रास्ते जितने पक्के होते जाते हैं, उतना ही वो विचार या विश्वास हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है। तो ये सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि ब्रेन में फिजिकल बदलाव भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सोर्स एक और बहुत जरूरी चीज बताता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी आरएएस। आरएएस ये क्या है? ये हमारे ब्रेनस्टेम में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, एक तरह का फिल्टर समझ लीजिए। दुनिया में हर पल लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियों तक पहुंचती हैं, लेकिन आरएएस सिर्फ उसी जानकारी को हमारे कॉन्शियस माइंड तक आने देता है जो हमारे अवचेतन विश्वासों और हमारे फोकस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? कैसे काम करता है ये आरएएस फिल्टर?
हाँ, वो कार वाला उदाहरण बहुत फेमस है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक खास मॉडल की मान लो नीली कार खरीदनी है। ठीक है। अचानक आपको सड़क पर वही नीली कारें ज्यादा दिखने लगेंगी, हर तरफ वही कार। हाँ हाँ, होता है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि वो कारें अचानक बढ़ गईं। हुआ ये कि आपके आरएएस ने आपके सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शन नीली कार जरूरी है के हिसाब से उस जानकारी को फिल्टर करके आपके ध्यान में लाना शुरू कर दिया। बाकी सब बैकग्राउंड में चला गया। अरे वाह! तो हमारा दिमाग असल में हमें वही दिखाता है जो हम अंदर से एक तरह से देखना चाहते हैं या जिसकी उम्मीद करते हैं। हाँ, काफी हद तक, बिल्कुल। और इसमें भावनाओं का, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। सोर्स कहता है कि जो बहुत इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो गहरे डर का हो या बहुत तेज इच्छा का, वो अवचेतन मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। और ये भावनात्मक छापें हमारे आरएएस को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हम भविष्य में वैसी ही स्थितियों या जानकारी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो साइकोलॉजिकल रूप से ये काफी कुछ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है, मतलब स्वपूर्ण भविष्यवाणी। वो कैसे? जब हम किसी चीज पर बहुत मजबूती से विश्वास करते हैं, मान लीजिए मैं इंटरव्यू में पक्का फेल हो जाऊंगा, तो हमारा बर्ताव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, हमारे जवाब सब अनजाने में उसी विश्वास को सच साबित करने लगते हैं। हम खुद ही अपनी भविष्यवाणी को सच कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि हमारी अंदर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ हमारे मूड को नहीं, बल्कि सचमुच के बाहरी नतीजों को भी जन्म दे सकती है। हमारी अंदरूनी हकीकत धीरे धीरे बाहरी हकीकत बन जाती है। ठीक है, ये तो समझ आया कि अवचेतन मन क्या है और इसके पीछे साइंस भी है, लेकिन ये असल में मतलब प्रैक्टिकली हमारी रियलिटी बनाता कैसे? सोर्स में इसके कौन से खास तरीके, कौन से मैकेनिज्म्स बताए गए हैं? बिलीव्स एंड परसेप्शन। हमारे जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं वो एक लेंस या फिल्टर की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को उसी फिल्टर से देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मतलब दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, बल्कि जैसी हमारी मान्यताएं हैं वैसी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर किसी का गहरा विश्वास है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका आरएएस और उसकी परसेप्शन, उसका ध्यान नेचुरली सिर्फ मुश्किलों पर, बाधाओं पर, पैसे की कमी वाली खबरों पर ही जाएगा। उसे अवसर शायद दिखेंगे ही नहीं, या दिखेंगे भी तो लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मुश्किल है। और वहीं अगर किसी का विश्वास है कि पैसा कमाने के मौके हर जगह है, तो उसका ध्यान उन्हीं मौकों पर जाएगा, वो उन्हें पहचान पाएगा। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि एक ही हालात में दो अलग अलग विश्वास वाले लोग बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। ये तो जबरदस्त प्रभाव है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है इमोशनल वाइब्रेशन, भावनात्मक कंपन। सोर्स इस आइडिया को सामने रखता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ महसूस होने वाली चीजें नहीं हैं, उनकी एक खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी? हाँ, जैसे खुशी, प्यार, आभार, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और डर, गुस्सा, निराशा, इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। और इसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है? आइडिया ये है कि हम जिस तरह की इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर लगातार रहते हैं, हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली परिस्थितियां, लोग और अनुभव अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसे ही लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहते हैं। अच्छा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर हम लगातार कमी और डर में जी रहे हैं, तो हम अनजाने में वैसी और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर सकते हैं जो इन फीलिंग्स को और पक्का करें। और अगर कृतज्ञता और अबंडेंस की फीलिंग में है, तो और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। ये काफी पॉपुलर आइडिया है। बिल्कुल। और तीसरा मैकेनिज्म? तीसरा है आदतें और व्यवहार, हैबिट्स एंड बिहेवियर। जैसा हमने शुरू में कहा, हमारे करीब 95% काम हमारी सबकॉन्शियस आदतें चलाती हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे सोचने के तरीके, हमारे रिएक्शंस, सब कुछ। सही बात है। और ये आदतें या तो हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ ले जाती हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, या उनसे दूर ले जाती हैं, जैसे टालमटोल करना। और ये आदतें भी हमारे अवचेतन विश्वासों से ही निकलती हैं। और चौथा पॉइंट जिसके बारे में सोर्स कहता है कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ये क्या है और कैसे काम करती है? सेल्फ इमेज मतलब हम अंदर ही अंदर खुद को कैसा मानते हैं। क्या हम खुद को केपेबल मानते हैं या इनकेपेबल, सफल या असफल, प्यार के लायक या नहीं।
सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी इस अंदरूनी सेल्फ इमेज को सच साबित करने के लिए लगातार काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम खुद ही अपनी सक्सेस को रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई इंसान कॉन्शियस लेवल पर बहुत सफल होना चाहता है, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ या मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। तो जब सफलता उसके करीब आएगी भी, वो अनजाने में कुछ ऐसा कर देगा जिससे वो मौका हाथ से निकल जाए। जैसे शायद इंटरव्यू की तैयारी ही ना करे या कोई बेवकूफ़ी भरी गलती कर दे। वो उस सफलता को एक तरह से हजम ही नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी गहरी सेल्फ इमेज से मैच नहीं करती। ये बहुत सटल तरीके से काम करता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है कि हम अनजाने में खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो सकते हैं। और पांचवा तरीका है विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, दृश्यीकरण और कल्पना। यहाँ सोर्स एक बहुत फैसिनेटिंग बात कहता है। हमारा अवचेतन मन कल्पना और असलियत के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, जब हम किसी मनचाहे नतीजे की, जैसे कोई गोल अचीव करना या हेल्दी होना, बार बार और एकदम साफ साफ कल्पना करते हैं और उसके साथ जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसे एक रियल एक्सपीरियंस की तरह रजिस्टर करने लगता है। और इससे होता क्या है? इससे मन उस नतीजे की उम्मीद करने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। ये नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, RAS को उस गोल से जुड़े मौकों के लिए सेंसिटिव बनाता है और हमारे बिहेवियर को अनजाने में उस दिशा में मोड़ने लगता है। एथलीट्स इस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सुना है मैंने। तो ये 5 तरीके हुए जिनसे हमारा अवचेतन मन हमारी रियलिटी को शेप देता है। पर ये जो सेल्फ इमेज वाला पॉइंट है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये जानना भी तो मुश्किल है कि हमारी सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज आखिर है क्या। बिल्कुल, और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम अपनी सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज और बाकी गहरी मान्यताओं के बारे में आखिर कितने अवेयर हैं। क्या हमने कभी रुक कर ये जानने की कोशिश की है कि हमारे अंदर गहरे में खुद के बारे में या दुनिया के बारे में क्या विश्वास छिपे हुए हैं जो शायद हमारी तरक्की रोक रहे हों? ये वाकई एक चैलेंज है, लेकिन क्या कोई अच्छी खबर भी है? क्या हम इस गहरी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। सोर्स का एक बड़ा हिस्सा इसी पर है कि ये पॉसिबल है। हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन में वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली क्षमता है, इसलिए पुराने पैटर्न बदले जा सकते हैं और नए बनाए जा सकते हैं। चलो, ये तो राहत की बात हुई। तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका जिक्र है सोर्स में? सोर्स कई टेक्निक्स बताता है। अगर संक्षेप में देखें तो पहला एफर्मेशंस, यानी छोटे पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस के वाक्य बार बार दोहराना, जैसे मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूँ। ये पुराने नेगेटिव विचारों को चैलेंज करते हैं और नए बिलीव्स के लिए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। हाँ, एफर्मेशंस। दूसरा विजुअलाइजेशन, जैसा हमने अभी बात की, मनचाहे नतीजे को मन में देखना और महसूस करना। ये सबकॉन्शियस की कल्पना इज इक्वल टू वास्तविकता वाली पावर को यूज करता है। ठीक है। तीसरा मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ध्यान और सचेतनता। ये प्रैक्टिस चेतन मन के शोर को शांत करती हैं। जब वो शांत होता है तो अवचेतन मन नए सुझावों के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। चौथा हाइप्नोसिस या सेल्फ हाइप्नोसिस, सम्मोहन या आत्मसम्मोहन। ये टेक्निक्स कॉन्शियस माइंड के फिल्टर को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचने और वहां पॉजिटिव बदलाव के सजेशन देने की कोशिश करती हैं। ओके। पांचवा इमोशनल हीलिंग, तकनीकें जैसे EFT या दूसरी थेरेपीज जो पुराने दबे हुए ट्रॉमा या नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में मदद करती हैं, क्योंकि अक्सर यही भावनाएं नेगेटिव बिलीव्स को पकड़ कर रखती हैं। छठा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता अभ्यास, रोज उन चीजों के लिए आभार जताना जो हमारे पास है। ये हमारे फोकस को कमी से हटाकर प्रचुरता माने अबंडेंस पर लाता है। इससे पॉजिटिव इमोशनल स्टेट बनता है और सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। ये तकनीकें तो जानी पहचानी लगती हैं, पर यह समझना जरूरी था कि ये काम क्यों करती हैं, जैसा आपने पहले बताया। जैसे एफर्मेशन नए रास्ते बनाती है, विजुअलाइजेशन कल्पना का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन टेक्निक्स की सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो है। अवचेतन मन रेपिटेशन से सीखता है।
पुराने गहरे जमे हुए पैटर्न बदलने के लिए नए पैटर्न को लगातार धैर्य से दोहराना पड़ता है। 1-2 दिन में शायद ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे बदलाव आता है। सही कहा, कंसिस्टेंसी इज की। अब ये जो सारी बातें हमने की, इनका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जैसे हेल्थ, रिश्ते, करियर, इन एरियाज में सबकॉन्शियस माइंड का रोल कैसे देखें? सोर्स के हिसाब से तो इसका असर जिंदगी के लगभग हर पहलू पर है। जैसे हेल्थ को लें, तनाव, चिंता या बीमारी के बारे में हमारे गहरे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसे साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्सेस कहते हैं। हाँ, मन का शरीर पर असर। हाँ, लगातार तनाव या डर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। वहीं पॉजिटिव बिलीव्स और प्लेसेबो इफेक्ट हीलिंग में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और रिश्तों के बारे में क्या? रिलेशनशिप्स, प्यार, विश्वास, धोखा या सेल्फ वर्थ के बारे में हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स तय करते हैं कि हम कैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और रिश्तों में कैसे पैटर्न दोहराते हैं। अगर किसी का सबकॉन्शियस बिलीफ है कि मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है, तो वो अनजाने में ऐसा पार्टनर चुन सकता है या ऐसा बर्ताव कर सकता है जिससे ये विश्वास सच हो जाए। ओह, और सक्सेस और पैसे के मामले में? सक्सेस एंड वेल्थ, यहाँ सेल्फ इमेज और पैसे को लेकर सबकॉन्शियस मान्यताएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। सोर्स कहता है कि जो लोग सबकॉन्शियसली खुद को सक्सेस और अबंडेंस के लायक मानते हैं, वो मौकों को बेहतर पहचानते हैं, रिस्क लेने से कम डरते हैं और फेल होने पर जल्दी संभल जाते हैं। और इसके उलट पैसे की कमी या मैं सफल नहीं हो सकता जैसे गहरे बिलीफ इंसान को मौके इग्नोर करने, पैसे को रिपेल करने वाले डिसीजन लेने या सक्सेस मिलने पर उसे हैंडल ना कर पाने की तरफ ले जा सकते हैं। और पर्सनल ग्रोथ के लिए इसका क्या मतलब है? पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो हम उन्हें बदलने के लिए कॉन्शियस कदम उठा सकते हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने वाली नहीं रहती, बल्कि हम अपने विचार, भावनाएं, विश्वास चुनकर एक्टिवली अपनी जिंदगी को क्रिएट करने वाले बन जाते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस लाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकाला जाए? इसका सबसे बड़ा मतलब है अवेयरनेस की शक्ति। सिर्फ ये जानना कि हमारा अवचेतन मन हमारी रियलिटी को इतने गहरे लेवल पर अफेक्ट कर रहा है, यही बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब तक हम अनजाने में जी रहे हैं, हम अपने पैटर्न्स के गुलाम हैं। जैसे ही हम अवेयर होते हैं, हम उन्हें बदलने की पॉसिबिलिटी खोल देते हैं। ये कंट्रोल की इक्वेशन को बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड द्वारा अनजाने में कंट्रोल होने के बजाय हम कॉन्शियसली उसे समझने और डायरेक्शन देने की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये मुमकिन है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें, जैसा कि सोर्स द सबकॉन्शियस माइंड एज रियलिटीज आर्किटेक्ट बताता है, हमारा अवचेतन मन हमारी हकीकत का एक शांत पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली निर्माता है। यह हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग, हमारे गहरे विश्वास, भावनाएं, आदतें, हमारी सेल्फ इमेज को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करता है और उसी के हिसाब से बाहरी अनुभव बनाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस अंदरूनी ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कॉन्शियस कोशिशों से, सही टेक्निक्स और कंसिस्टेंसी के साथ इसे बदल सकते हैं। और ऐसा करके हम अपनी बाहरी रियलिटी को बदलने की दिशा में एक बहुत पावरफुल कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। ये हमारी आज की बात से ही जुड़ा है, पर एक कदम आगे जाता है। हाँ, जरूर। सवाल ये है, अगर हमारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस हमारे इंडिविजुअल रियलिटी को शेप करता है, तो तब क्या होता है जब बहुत सारे मन, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी या पूरी ह्यूमैनिटी एक ही तरह के कलेक्टिव बिलीव्स या इमोशंस जैसे डर या उम्मीद पर फोकस करते हैं? हम सब मिलकर अनजाने में या जानबूझकर किस तरह की कलेक्टिव रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं? वाह, ये वाकई एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने को मिला। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी अवचेतन मन की इस खोज में नई जानकारी और प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।